हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी वगैरह है वो किन्होंने दी थी और प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे, यानी कि जिसको कहा जाता है जीवद्रव्य सिद्धांत। जो जीवद्रव्य सिद्धांत वो दिया था हर्टविंग नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने 1892 में दिया था। यानी कि जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी वगैरह थी वो प्रोड्यूस की गई जो हर्टविंग नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके द्वारा। स्लाइडेन ने कोशिका में उपस्थित पदार्थों को रस या जूस कहा। जो स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने जो सेल वगैरह है इसके अंदर उपस्थित जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं उसको क्या कहा, जूस या रस जिसको कहा जाता है, या अवपंक अथवा एक प्रकार की गोंद बताया जो कोशिका का बाई प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो कोशिका का क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, जूस या फिर बाद में गमनुमा यानी कि गोंद जिसको कहा जाता है, या अवपंक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो सेल वगैरह होती है उसका बाई प्रोडक्ट होता है। जो किन्होंने बताया, स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं हेक्सले नामक जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने 1865 के अंदर उन्होंने बताया कि जो जीवद्रव्य होता है वो जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। जो जीवद्रव्य होता है वो क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। यानी कि जीवद्रव्य क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और जो हार्टविंग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो जीवद्रव्य है कोशिका में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ होता है। यानी कि जो ये जेली समान पदार्थ होगा वो क्या होता है, जीवद्रव्य होता है, जो सेल के अंदर पाया जाता है। किन्होंने बताया, हार्टविंग नामक साइंटिस्ट ने यह बताया। जो केंद्रक में उपस्थित होता है वो क्या होता है, जो जीवद्रव्य केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। हार्टविंग नामक साइंटिस्ट ने यानी कि बताया कि जीवद्रव्य कोशिका में उपस्थित पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ होता है जो केंद्रक में उपस्थित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सभी जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य में संपन्न होती है। जो भी सारी क्रियाएं वगैरह होंगी, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह जो भी सारी होंगी, वो जैविक क्रियाएं वो किस में संपन्न होंगी, जीवद्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर संपन्न होती हैं। जीवद्रव्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। यानी कि जो जीवद्रव्य होगा प्रोटोप्लाज्म में होता है वो क्या होता है कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो यौगिक है, कंपाउंड्स वगैरह हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, उनका क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें स्वयं की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। जिसमें क्या होता है कि अनेक उसकी जो इंपोर्टेंस वगैरह है, विशेषता वगैरह है, वो उसके अंदर पाई जाती है, जिससे जीवद्रव्य का भौतिक गुण कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सी विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक वगैरह होते हैं, उनका मिक्सचर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये भौतिक गुण माना जाता है, भौतिक गुण कहा जाता है। इन विशेषताओं में गति, यानी कि जो ये विशेषताएं इसकी इंपोर्टेंस वगैरह हैं, विशेषताएं वगैरह हैं, इन विशेषताओं में गति, गमन, गति एवं गमन, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन एवं आनुवांशिक गुण सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो ये विशेषता वगैरह होंगी इनके अंदर, जैसे गमन हुआ, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन, आनुवांशिक गुण इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये थ्योरी वगैरह थी जो हार्टविंग नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने दी थी। तो ये और जो ये सेल वगैरह होगी, सेल स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारी चीजें पाई जाती है। जो ये सेल होगी, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो ये सेल होती है, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और ये सेल होती है, सेल के जो अंदर का एनवायरनमेंट वगैरह होगा, यानी कि ये सेल है, इस सेल के अंदर का एनवायरनमेंट वगैरह होता है, उसको कहा जाता है इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। इंट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, यानी कि ई के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इंट्रासेल्युलर एनवायरमेंट। जो इसका आउटर यानी कि जो बाहर का जो वातावरण वगैरह होता है इस सेल का, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। इंट्रा सॉरी इंट्रासेल्युलर एनवायरमेंट
और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जिसको कहा जाता है। ठीक है, आईसीई और ईसीई, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं जो ये सेल वगैरह है, उसकी जो अवधारणा, कोशिका की अवधारणा वगैरह है, उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए टिपिकल सेल, यानी कि जो कोशिका की अवधारणा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं प्रत्येक कोशिका बाह्य वातावरण से ऊर्जा का अवशोषण करती है, यानी कि प्रत्येक सेल्स वगैरह होगी वो क्या करती है, जो बाहरी एनवायरनमेंट वगैरह है उससे क्या करती है, ऊर्जा जो एनर्जी वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, यानी कि अवशोषण करती है उसका। ठीक है, जिसके द्वारा परमाणु व अणुओं की संगठित, यानी कि उनको क्या करती है, परमाणु और जो अणु वगैरह है उनको क्या करती है, संगठित कर वृहद अणुओं का निर्माण करती है, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनको क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, या संश्लेषण करती है, जिसके द्वारा परमाणु व अणुओं को संगठित कर वृहद अणुओं का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका अपने जीवन काल के दौरान इन वृहद अणुओं के संश्लेषण यानी कि निर्माण के सूचना को, यानी कि जो सूचना वगैरह है उसको कोशिका विभाजन के द्वारा पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका को संचारित करती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सेल डिवीजन वगैरह होता है, जीवन G2 फेज वगैरह, एस फेज वगैरह, जो भी इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर थ्रू होगा, उसके दौरान क्या होता है कि जो पैतृक कोशिका वगैरह होती है उससे जो पुत्री कोशिका है उसके अंदर जो सूचनाएं हैं उनका ट्रांसफर, यानी कि जो संचरण वगैरह है उनका, ठीक है, तो उस किसके द्वारा किया जाता है, सेल्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका में अपने जीवन काल के दौरान इन वृहद अणुओं के संश्लेषण की सूचना कोशिका विभाजन के दौरान पैतृक कोशिका से पुत्री कोशिका के अंदर संचरित की जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कोशिका में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को संपादित किए जाने हेतु एक आंतरिक वातावरण निर्मित किया जाता है, यानी कि जो भी मेटाबॉलिक जो भी इसके अंदर रिएक्शंस वगैरह होंगी इसके अंदर सेल्स वगैरह के अंदर, तो उसको क्या किया जाएगा, यानी कि एक आंतरिक वातावरण निर्मित किया जाएगा, फॉर्मेशन किया जाएगा। सभी कोशिकाओं में अवायवीय यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्षमता उपस्थित होती है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शंस वगैरह होगी वो इसके अंदर प्रेजेंट होगी, सेल्स के अंदर पाई पहुंच जाती है। ठीक है, सेल्स के अंदर होगी। समस्त कोशिकाएं एटीपी का उपयोग करती हैं, यानी कि जो भी सेल्स वगैरह होगी एटीपी के द्वारा क्या आएगी, एनर्जी का जो ट्रांसफर वगैरह होता है। ठीक है, एटीपी यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह होता है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह। तो समस्त कोशिकाएं क्या करती है, एटीपी का उपयोग करती हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए। ठीक है, सभी कोशिकाएं अपने महत्वपूर्ण लक्षणों की सूचनाएं पुत्री कोशिकाओं को हस्तांतरित करती हैं, यानी कि ट्रांसफर करने का कार्य करती हैं। तो इसके अंदर जो भी सूचनाएं वगैरह होंगी सेल्स के अंदर सेल डिवीजन के थ्रू, तो इसको क्या करेंगी, जो पुत्री कोशिकाओं के अंदर ये क्या करती है, संचरित करती हैं। तो इस प्रकार से ये सेल डिवीजन, ये कोशिका की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द टिपिकल सेल्स वगैरह ये कंप्लीट हुई। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आई होप आप लोगों को सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट, अगर कुछ भी इसके अंदर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल हो। यानी कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारे सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पार्ट था वो स्टार्ट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच।